guys, good morning. Welcome to an Academy UGCNET. A very good morning to all of you. चले गाइस, तो शुरू करते हैं आज का हमारा एनवायरमेंट करंट अफेयर क्विज, जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट स्पेशली। तो एक बार जल्दी से मुझे अपना एवी चेक करा दीजिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रमन, निशी, दीपाली, अंशु, आशु, रूबी, निशा, आंचल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइज। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नई जब भी कोई क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। राइट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की हुई है तो कर लीजिए गाइज। और ऐप के अंदर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो आपको मेरी ही प्रोफाइल का मिलेगा। इस प्रोफाइल पर जाकर आप लोगों को पुरानी सारी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 का काफी कंटेंट पढ़ाया है। पेपर 2 जो है वो मेरा कंप्यूटर साइंस है गाइस, जिससे मैंने अपना JRF निकाला है। और आज ही से 11th ऑफ मई से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक नए तरीके से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट कोर्स। राइट, तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो रेफरल कोड अदिति 10 लगा सकते हैं। इससे आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट होने की गारंटी मिल जाएगी। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लास ले सकते हैं गाइस। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। राइट, तो आप इस तरीके से मेरे प्रोफाइल पर जाके यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि नया बैच जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 8 AM पहला सेशन है। इस सेशन में मैं आप लोगों से ICT डिस्कस करने वाली हूँ। तो टारगेट JRF बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम की सर्टेनिटी के बारे में ज़्यादा हमको नहीं पता है। राइट, सो इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा बैच बनाया जाए। बैच जो है ये गाइस मिनिमम 6 महीने का चलने वाला है, बट ऑब्वियसली आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है आप लोगों का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसकी फीस जो है वो 13,000 के आसपास है। और इसमें जैसे ही आप लोग अदिति 10 रेफरल कोड लगाएंगे, ये 12,000 की हो जाएगी, है ना। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं गाइज, जिसमें आप लोगों को पर्सनल गाइड मिल जाएगा। और अगर आप PhD करना चाहते हैं या फिर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए उस लेवल तक की तैयारी आइकॉनिक में करवाई जाती है। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन, आज से क्लासेस शुरू हो रही है 8 बजे से, तो अपना सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो कल से ही शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था और रिसेंटली आप लोगों से पूछा था कि टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट किसे दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है गाइस? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है पावन सुखदेव। ठीक है ना, तो ये एक बहुत रेनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट है गाइस, और साथ ही साथ इन्होंने यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ में बहुत काम किया है। वहाँ के गुडविल एम्बेसडर भी रहे हैं ये, और इन्हें इस प्रेस्टिजियस टाइलर अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो अवार्ड इंस्टीट्यूशन है गाइस, ये 1973 से स्टार्ट हुआ था। इसको हम लोग नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों से असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो टाइलर प्राइज है आप लोगों का, इसे ही कहा जाता है नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें पावन सुखदेव जी की, तो इन्होंने इस अवार्ड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से निभाया है। आई मीन टू से कि ये बहुत अच्छे से इन्होंने एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम किया है, और इन्होंने इस अवार्ड को शेयर भी किया है एक बायोलॉजिस्ट के साथ में। ठीक है ना, जो यूनाइटेड स्टेट से है। अगर हम लोग बात करें लास्ट डेकेड या 10 साल के अंदर हम लोग बात करें, तो ये सुखदेव जी ओनली 3rd इंडियन बने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है गाइस। ठीक है ना, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी। वो रिपोर्ट का नाम, आई डोंट थिंक इतना डीप क्वेश्चन तो पूछेगा, बट स्टिल अगर पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो कि ग्रीन इकोनॉमी पर बेस्ड है। और ये ग्रीन इकोनॉमी वाला टॉपिक आप लोग ने अच्छे से देखा होगा, ये आप लोगों के UNEP के अंडर आता है, और ये हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। एनवायरनमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आपकी यूनिट है, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है ना, तो ग्रीन इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस
के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई की अभी एक बहुत यंग गर्ल है, राइट? मुंबई की एक बहुत यंग गर्ल है जिन्होंने अभी माउंटेन एकोनगुआ और सारे माउंटेन पीक्स, सभी की हाईएस्ट पीक, सारे के सारे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी एक वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। माउंटेन एकोनगुआ जो है वो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। आपको ये पूछ रही हूँ कि कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट में बता रही हूँ साउथ अमेरिका के अंदर है ना। जैसे नॉर्थ अमेरिका का क्या है, मैककिनले है ना। हमारा क्या है, एशिया का माउंट एवरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही माउंट एकोनगुआ है जिसकी सबमिट की है, काम्या नाम है इनका, ठीक है। बहुत यंग गर्ल है ये। आपको बताना है एकोनगुआ कौन सी कंट्री के अंदर आता है गाइस, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू या चिली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है गाइस, अर्जेंटीना होने वाला है, राइट। और हम लोगों ने मैप के साथ में ये पढ़ा था। कितने लोग थे वो क्लास में, एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे पढ़ाओ, बताओ, है ना। हम लोगों ने स्पेशल क्लास में एक कंप्लीट किया था, काफी सारी बातें हम लोगों ने की थी इससे रिलेटेड, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो काम्या जो है वो एक स्टूडेंट है मुंबई की, बहुत छोटी बच्ची है, इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब काफी यंग है। और इन्होंने माउंटेन एकोनगुआ को, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, अर्जेंटीना में लोकेटेड है, इसे इन्होंने सबमिट किया है, ठीक है ना। अगर बात की जाए एशिया के बाद, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद बात की जाए, तो सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है इसे सबमिट के लिए, ठीक है ना। ये जो स्टूडेंट है गाइस, ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ती हैं। और अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक को सबमिट किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इनके नाम भी जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तीनों के ही हाईएस्ट पीक मैं आपको लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तीनों के आंसर्स मुझे मिलने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, है ना। और वीडियो को मैंने बोला नहीं तो आप लोगों ने किया भी नहीं, तो वीडियो को जल्दी से शेयर करिए गाइस। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हमें कंटिन्यू करने चाहिए, देन यू मस्ट शेयर। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, जो ग्लेशियर्स है वो आप लोगों ने देखा है कि उनका जो मास है वो बहुत तेजी से लूज हो रहा है, राइट। तो आपसे ये मैं पूछ रही हूँ कि अभी एक रीसेंट स्टडी के अंदर कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मास वो लूज कर रहा है किसी भी हिमालय के अदर पार्ट से। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल या फिर असम। देखिए गाइस, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है सिक्किम। सिक्किम यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सिक्किम जो है, कहा जाता है कि सिक्किम बहुत तेजी से अपना जो मास है वो लूज कर रहा है, अगर कंपेयर किया जाए हिमालयन जो रीजन है उनके। तो जो साइंटिस्ट हैं कहाँ के, WIHG, दैट इज वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के अंदर ये गाइस स्थित है इंस्टीट्यूट। और इन्होंने ये बताया है कि जो सिक्किम स्टेट है वो बहुत तेजी से अपना मास लूज कर रहा है ग्लेशियर्स का, राइट। और काफी हायर मैग्नीट्यूड पर ये दिखा जा रहा है, अगर हमें कंपेयर करना हो इसको किसी भी और स्टेट से या फिर किसी भी और हिमालयन रीजन से अगर कंपेयर करें तो। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है गाइस, जो कि जियोलॉजी ऑफ हिमालय करता है, आई मीन स्टडी ऑफ जियोलॉजी ऑफ हिमालयन करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। नाम आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग बात करें सिक्किम के ग्लेशियर्स की, तो सिक्किम ने बहुत हाई अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स को लूज किया है, आई मीन मास को लूज किया है 1991 से 2015 में, अगर हम लोग कंपेयर करें तो, राइट। और जो स्मॉल साइज ग्लेशियर्स थे वो तो टोटली डिसअपियर ही हो रहे हैं, और जो लार्ज ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं। और यही है हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन जिसके बारे में हम बात करते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग, राइट, है ना। जिसके बारे में आप लोगों के आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ एज एन ह्यूमन बीइंग भी, एज एन इंडियन भी, एज एन, क्या बोलूँ मैं, वर्ल्ड का एक छोटे से पार्ट होने के लिए भी हमको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों को लेने चाहिए सो दैट हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, इसे मिटिगेट करने में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है ना। लॉन्ग लैंग एंड च्यूलान, ये जो है गाइस, ये दो मेजर माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं
जो कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारी, उन्होंने मेंशन करी है। आपको ये बताना है ये कहाँ से आई है गाइस, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ये कहाँ से आई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, है ना। ऐसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी बर्ड्स, इनको लेकर काफी क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट पे पूछे जाते हैं। अमूर फाल्कन हॉबी है, पोलवर है, या फिर स्पॉटेड केस्ट्रेल है। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमूर फाल्कन। कितने लोग हैं जिन्होंने स्पेशल क्लास इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर अपन ने करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र डिस्कस किया था। मैं आपको ये रिमेंबर करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को अमूर फाल्कन के बारे में बहुत कुछ बताया था। और अमूर फाल्कन जो है उसी की ये दो स्पीशीज है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। लॉन्ग लैंग एंड चियोलांग, ठीक है, जो कि बेसिकली सैटेलाइट टैग्ड थी ये, और इनको देखा गया है इस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनके जो फ्लाइंग पैटर्न्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो निकालते हैं और बताते हैं, ठीक है ना। इनका नाम इसलिए रखा गया है गाइस ऐसा, क्योंकि ये नागालैंड के अंदर देखी गई नवंबर 2016 के अंदर, और वहां पर इस पे काफी काम किया गया इस प्रोजेक्ट पे। तो जैसे हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस, कल की क्लास में भी डिस्कस किया था इवन, कि ये अफ्रीका से माइग्रेट होके सारी बर्ड्स जो है वो एशिया की तरफ आती है। तो सोमालिया से आई हैं ये, और यहाँ से इन बर्ड्स के पैटर्न को सैटेलाइट ट्रैकिंग की जा रही है, टैग करके इनके पैटर्न पर इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। अमूर फाल्कन, ये नाम याद रख लीजिएगा गाइस। इस साल भी देखे गए हैं काफी माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं पाकिस्तान से होते फिर वापस चले जाते हैं। Next question. Which of the following is the only mangrove forest in the world inhabited by tigers? Only मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड के अंदर है जहां पर टाइगर्स का निवास है। एकमात्र जंगल है ऐसा गाइस। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है गाइस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबंस, है ना। ये तो हमको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल और हमारी भाई शान है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा पे जो बनता है, इंडिया और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश दोनों के रीजन में स्प्रेड है ये। ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसमें टाइगर्स हैं गाइस। कल मैंने आप लोगों से टाइगर सेंसस के बारे में बहुत सारी बातें की थी, है ना। आप लोगों से प्रोजेक्ट टाइगर को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम लोग बात करें तो अभी इसका बहुत लार्जर लेवल पे एक स्केल एस्टिमेशन किया गया है, और लेटेस्ट एस्टिमेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बताया कि जो टाइगर्स है वो इंक्रीज हो गए गाइस। 8 से इंक्रीज हो गए टाइगर, जहां पर हम लोग टाइगर को कितना लूज कर रहे हैं गाइस। जैसे कल की क्लास में भी हम लोगों ने देखा था 95 टाइगर्स हम लोगों ने लूज कर दिए थे, राइट। 2019-20 के अंदर हम लोगों ने देखा कि 88 से 96 टाइगर्स हो गए हैं, ठीक है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एनुअल बिगेस्ट जंप देखी गई यहाँ पर। सुंदरबंस एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जैसा आप जानते हो, यूनेस्को की, और साथ ही साथ एक रामसर साइट भी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है, और वर्ल्ड के अंदर इकलौता ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसमें टाइगर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था थंबनेल पर भी। which recently have discovered microorganisms that have been named after Twitter? ट्विटर के पीछे इनका नाम रखा गया है गाइस। ट्विटर पे नाम रखा गया है इनका। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या प्रोटोजोआ है? तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस सी, फंगस, ठीक है। अभी रिसेंटली एक जनरल है माइको कीस, यहाँ के जो रिसर्चर है, इन्होंने गाइस ये नाम रखा है इस फंगस का आफ्टर ट्विटर, ठीक है ना। ये जो क्रिएचर है, दिखने में मैंने फोटो इसलिए नहीं लगाई, बड़ा अजीब सा दिखता है। हमको ये कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो ट्विटर है वो सिर्फ अब एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, वो एक तरीके का फंगस भी है, ठीक है ना। इसका अगर ऑफिशियल नेम आप लोगों से पूछे तो ट्रॉग्लोमाइसीस
ट्विटरी इसका नाम है, लैटिन नाम है तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसके हो सकते हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से याद रखना। बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विटर के पीछे इसका नाम है, इसीलिए इतना न्यूज में रहा था। ठीक है, आज के बाद आप लोगों से कोई पूछे तो आप बता देना कि ट्विटर सिर्फ सोशल नेटवर्किंग नहीं है, एक और है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गाइस कि उस साइक्लोन का नाम क्या था जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट जो हमारा साइक्लोन जिसने महाराष्ट्र और गुजरात को काफी भयानक तरीके से और इंटेंसिफाइड तरीके से डरा के रखा था। अम्फान, निसागरा, हररोड या फिर अमांडा। ठीक है, कौन सा हो चुका है और किसने डराया था, दोनों में फर्क है। ठीक है ना, निसागरा देखो इसकी जो इंटेंसिटी थी कंपैरेटिवली अम्फान से कम थी गाइस, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, हम लोगों ने इसका न्यूज भी देखा है बहुत सारा, है ना, इतना ज्यादा नहीं थी इसकी, बट इसने डराया ज्यादा था क्योंकि इससे पहले आ गया था अम्फान, है ना, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। तो आपका जो आईएमडी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी ये चीज बताई थी। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के कोस्ट को इंटेंसिफाइड तरीके से एक साइक्लोन स्टॉर्म ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दे दी थी। तो नाम अगर पूछा जाए तो हमें निसारगा लगाना है, जो लेटेस्ट था, अम्फान के बाद ये है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट 15 बर्ड्स है गाइस जिनको फ्लैग किया गया है स्पीशीज ऑफ कंसर्न के तौर पर, और ये आप लोगों को हमेशा ही पता होना चाहिए। एंडेंजर्ड स्पीशी की बात कर ली जाए, आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात की जाए, है ना, ये क्वेश्चंस होते ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट जिसमें 15 बर्ड्स को स्पीशीज ऑफ कंसर्न बोला गया है, किसने निकाली गई इसे, तमिलनाडु, केरला, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस केरला। ठीक है, केरला विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ की 15 बर्ड स्पीशीज हैं जिन्होंने फ्लैग किया है स्पीशीज ऑफ कंसर्न। देखो इस तरीके से होता क्या है कि जो हमारा स्टेट होता है ना, वो स्टेट इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की मदद से, और फिर वो मांगता है सेंटर की हेल्प, या फिर वो डायरेक्टली जाता है किसकी तरफ, यूएन की तरफ। बेसिकली नेशनल पार्क्स है बनने का भी यही तरीका होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरीके से नेशनल पार्क्स बना जाता है। तो ये ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की जो ये दौड़ होती है, या फिर हम लोग कहें कि रामसर साइट बनने की ये जो दौड़ होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि इनके सारी देख रेख का, इनके सारे प्रिजर्वेंस का, या फिर इनके सारे कंजर्वेशन का सबका खर्चा और सबकी देखभाल कौन करता है, यूएन अपनी तरफ से करता है। ठीक है, तो स्टेट के लिए भी फायदा होता है ऑफकोर्स, क्योंकि स्टेट को फंडिंग मिलती है, मैन पावर मिलता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह से इन स्पीशीज को वो कंजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी रिपोर्ट होती है जो कैसे होती है गाइस, बॉटम अप तरीके से पहुंचना चाहती है, कहां पर, यूएन तक पहुंचना चाहती है, राइट। तो 15 ये जो बर्ड्स हैं आप लोगों की नाम आप लोगों को याद नहीं रखने हैं, बट हाँ, नीलगिरी पिपिट के बारे में हमने ऑलरेडी इससे पहले करंट अफेयर में एक डिस्कशन किया है। नीलगिरी पिपिट ये काफी न्यूज में भी रही थी, और भी बहुत सारे नाम हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं, बट हाँ ये पता होना चाहिए आपको कि केरला ने ऐसा किया है, स्पीशी ऑफ कंसर्न में नाम दिया है। ठीक है, चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से क्या पूछ रही हूँ, which state's forest division has estimated 200 Indian gores in its first population estimation exercise? 2000, sorry, Indian gores. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर हिमाचल। 2000 पहली बार इन्होंने पॉपुलेशन एस्टिमेशन लगाया, और उसमें इन्होंने 2000 इंडियन गॉर्स, कहाँ का है गाइस, ये तमिलनाडु का है। ठीक है ना, पहला पॉपुलेशन एस्टिमेट एक्सरसाइज लगाया गया था इंडियन गौर को लेकर, और नीलगिरी फॉरेस्ट जो है उस डिवीजन एरिया के अंदर रिसेंटली 2000 की काउंटिंग की गई है, जबकि आप देखिए 794, और इनकी साइटिंग बहुत ही ज्यादा रेयर होती है।
अगर आपने कभी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या नेशनल पार्क को आपने विजिट किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितनी रेयर साइटिंग्स होती है, ठीक है ना। इनसे पहले तो टाइग्रेस दिख जाती है, टाइगर तो नहीं दिखता, टाइग्रेस दिख जाती है, बट हाँ डायरेक्ट इनकी साइटिंग हुई है 794 की, तो डायरेक्टली हो गई थी एक ही वीक के पीरियड के अंदर 2000, जो कि बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन जिसका आप लोगों को होमवर्क में देके जाने वाली हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज पर रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPE, which forest witnessed deforestation of 829 स्क्वायर किलोमीटर्स। मई 2020 की ये खबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, जो कि अच्छी चीज नहीं होती, एफॉरेस्टेशन अच्छी चीज होती है, ऐसे हम लोगों ने याद भी रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन होता है तो। अभी INPE के रिपोर्ट के अंदर देखा गया है कि 829 स्क्वायर किलोमीटर्स की कमी देखी गई है गाइस, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है, कमेंट्स में आंसर करके देना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो होने वाली है अब आपकी प्लस क्लास 8 AM, ठीक है ना। तो 8 AM की क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा। कल आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस बनाऊंगी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, ठीक है। तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा जो मैंने आप लोगों से पूछा है। 3 पीक्स पूछी है अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की, और साथ ही साथ एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है। कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास, और कल के क्वेश्चन कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बना के लेके आऊंगी। अभी मिलते हैं 8 बजे आप लोगों से, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ICT की यूनिट